क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन पूछता है न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य कब बहुत नीचे गिर गए थे। ठीक है, कब गिरे थे? 1929 में। कब गिरे थे? 1929 में। ठीक है, महामंदी कब तक बनी रही, है ना, कब तक मतलब महामंदी चली थी, तो ये 1930 तक चली थी, है ना, 1930 के बीच तक चली थी। G77 का गठन किसने किया? तो G77 का गठन जो किया था वो क्या था? 9 स्वतंत्र देशों ने, है ना, जो नए नए मतलब आजाद हुए थे उन देशों ने बनाया था G77, है ना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पूछता है कि 1929 की आर्थिक मंदी के 3 प्रभाव को स्पर्श कीजिए। क्या प्रभाव पड़े भाई मंदी जब भी होती है? रिसेशन हो गया बोलते हैं ना, याद रखना, मंदी बहुत खराब दौर होता है। ठीक है, बीच में मंदी पड़ी थी कोरोना के टाइम में, समझ लो, रोजगार बहुत कम हो जाता है मंदी के टाइम में, है ना, लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है, रेट बढ़ जाते हैं मंदी जब होती है, याद रखना, है ना। तो क्या प्रभाव पड़े होंगे समझेंगे। तो वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़े वो बता रहे हैं। वर्ष 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो गया? हाफ हो गए भाई। अब सोचो, अगर आयात मतलब कोई बाहर से जो सामान आता है, निर्यात मतलब जो देश से बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर वो कम हो जाएगा तो बिजनेस कम हो गया ना ओवरऑल। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें गिरने लगी तो यहां भी कीमतें क्या हो गई? नीचे आ गई। जब रेट गिर रहे थे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में तो यहां भी रेट गिरने लगे थे, ऐसा बताने। शहरी निवासियों के मुकाबले किसान और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ। ठीक है, ज्यादा नुकसान किसको? शहरी निवासी को कम हुआ, जो शहरों में रहते थे ना उनको कम हुआ, परंतु जो गांव में रहते थे, किसान हो गया, कलाकार हो गया, उनको ज्यादा नुकसान हो गया। इसमें सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। सबसे ज्यादा किसको नुकसान हुआ? जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, वर्ल्ड मार्केट के लिए जो ना उपज देते थे। किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए। किसान वैसे ही कर्ज में था बेचारा, कर्ज ले लेके तो वो खेती करता था, है ना, और वो और ज्यादा कर्ज के तल में डूब गया। तो 3 बातें बोली मैंने। पहली बोली कि आयात और निर्यात आधा हो गया था। ठीक है, दूसरा क्या बोला था हमने कि इसमें जो ज्यादा इंपैक्टेड हुए वो किसान हुए और कलाकार हुए। ठीक है, और जो किसान मतलब विश्व बाजार के लिए मतलब काम करते थे, उनकी उपज मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए। समझ लो, सोचो, मैंने खेती की, मैंने ये सोच के की कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा, बाहर विदेश में दूंगा, वहां रेट गिर गए हैं किसी आइटम के। समझ लो, मैं तो ये सोच के चला रहा हूँ ना अभी, या अभी किस स्थिति में बिक रहे हैं उसके हिसाब से मतलब हम बिजनेस करते हैं या मतलब खेती करते हैं। अब हमने भेजा, वहाँ रेट गिर गए, अब हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा? हम उसी रेट में बेचना पड़ेगा हमको। दोबारा मंगाओगे तो उससे ज़्यादा तो पैसा लग जाएगा आपका जाने आने में, लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको उसी रेट में गिरना हो। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। समझ में आया कुछ? अब देखिए अगला क्या है। अगला है कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला ना के बारे में बताना है आपने, है ना, यानी कि कॉर्न लॉ क्या है ये पूछना चाह रहा है ना, और फैसला क्यों लिया ये पूछ रहा है। तो समझिए, ब्रिटेन में आबादी बढ़ने से, ब्रिटेन में क्या बढ़ गई थी? आबादी बढ़ गई थी, है ना, जनसंख्या बढ़ गई थी, वहां पर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई। और ऑब्वियसली बात है, मतलब ज्यादा पब्लिक होगी तो ज्यादा डिमांड होगी, नहीं होगी। और तुम्हारे घर में तुम 2 जने रहते हो और वहीं पर पता चला एक दिन 8-9 जने हो गए, तो डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ज्यादा रोटी बनेगी, ज्यादा सब्जी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई है भाई। सबसे बड़े भूस्वामित्व के दबाव में थी। ठीक है, सरकार जो है ना वो किसके दबाव में थी? बड़े भूस्वामियों के, जो बड़े बड़े भूमियों जिनके पास है उनके प्रेशर में थी सरकार। इसके कारण उसने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मक्का, है ना, मेज बोलते हैं ना, घोग के नाम से जानते हैं जिसको हम, उसके आयात पर प्रतिबंध, आयात मतलब बाहर से इंपोर्ट करना, प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध जिन कानून के अंतर्गत लगाया गया उसे कॉर्न लॉ कहा गया। तो याद रखना, 1 नंबर पूछ सकता है कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है? तो किससे? मेज ना, मक्के से संबंधित है। याद रखिएगा, मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया था कॉर्न लॉ के तहत। समझ में आया? ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। ठीक है, जब इन्होंने कॉर्न लॉ समाप्त किया तो क्या हो गया? बहुत सस्ते रेट में आने लगे ना। अब मक्का मंगा सकते हो आप सस्ते रेट में,
फिर तो क्या होगा, देखो नुकसान होगा। अगर कौन लॉ लगाएगा, अगर इंडिया वाली की गवर्नमेंट बोले कि सिर्फ यहीं के आइटम यहाँ बिकेंगे, विदेशी आइटम यहाँ नहीं बिकेंगे, तो याद रखिएगा भाई रेट बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे रेट? क्योंकि यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो अपना मनमानी चलाएंगे, समझ लो। यहाँ का कोई भी ब्रांड है, अब जिस रेट में बेचना चाह रहा है उस रेट में बेचना, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, बाहर का विदेशी आ नहीं रहा। जितना ज्यादा बाहर का कंपटीशन यहाँ आएगा ना, उतना ज्यादा रेट मतलब नॉर्मल होंगे, कम होंगे। कंपटीशन बढ़ेगा ना, यहाँ वाला सोचेगा मैं कम करता हूँ, रेट का इम्पैक्ट पड़ता है सेल में, पड़ता ही नहीं पड़ता, बताओ। तो ये चीजें होती है ना, तो फिर रेट गिरने चालू हो गए। कब? जब बाहर से सामान आ गया, सस्ते रेट में आने लग गया, लॉ समाप्त कर दिया ना गवर्नमेंट ने। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाली खाद्य पदार्थों से भी कम थी, समझ लो। जितने पैसे में यहाँ आ रहा था ना वो सामान, उतने में यहाँ बन भी नहीं रहा था वो, ऐसा बता रहे हैं। उसकी लागत क्या बोल रहा था, देखो दोबारा बता रहा हूँ। आयातित खाद्य पदार्थ की लागत, जो आयात कर रहे हैं, जिसको मंगा रहे हैं बाहर से ना, उनकी लागत जितना पैसा उसमें लग रहा है, ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। ब्रिटेन में जिस रेट में पैदा हो रहा है ना, उससे भी कम रेट में थे वो आइटम, ये सोचो। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी। अब ब्रिटेन के किसान परेशान हो गए भाई। ऑब्वियसली बात है, बाहर से सामान आएगा, बाहर का सामान इतना सस्ता रेट में होगा जिस रेट में हम पैदा भी उत्पाद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? हम ये लॉस में बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे ना। तो एक बार भले कर लें, और आगे खेती करेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉस का सौदा कौन करेगा भाई? इतनी मेहनत करेंगे, किसान बहुत मेहनत करता है खेतों में। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे थे, कम्पीट नहीं कर पा रहे थे वो रेट को, है ना। विशाल भूभाग पर कृषि कार्य बंद हो गया। अब क्या हो गया, जितने भी बड़े बड़े खेत थे वहां पर किसानों ने कार्य करना बंद कर दिया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि हमारा याद रखिएगा बहुत ज्यादा मतलब तादाद मतलब कृषि पर आधारित है हमारे इंडिया में भी, है ना। पर बड़ी दुर्दशा है, लोग मतलब किसान को मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं देते, है ना। किसान के बिना कोई कुछ भी काम संभव नहीं है, बिना खाए रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, है ना। किसान अन्नदाता है ना, बहुत बड़ा रोल है उसका। जैसे कि हमारे समाज में एक टीचर का रोल बोलते हैं बहुत बड़ा है, डॉक्टर का रोल बोलते हैं, है ना। वैसे ही मेरे को पर्सनली लगता है किसान का भी बड़ा रोल है। बिना खाए वो डॉक्टर भी नहीं चल सकता, और वो टीचर भी नहीं चल सकता। चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो किसान का रोल सबसे बड़ा है भाई, जो अन्न उगाता है, कितनी मेहनत करता है सोचो, धूप में, है ना, कभी बारिश में, सब टाइम मतलब वो बेचारा लगा रहता है ना। गांव से उजड़ कर ये तो शहरों में अथवा अन्य देशों में पलायन कर गए। तो फिर रोजगार है नहीं उनके पास, क्या करेंगे? दूसरे देशों में जाएंगे जहां पर रोजगार मिलेगा उनको, शहरों में कहीं पर, है ना। अब देखिए अगला, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। रेशम मार्ग बोले, सिल्क मार्ग बोले, है ना, ये मतलब कनेक्टिंग लिंक है एक्चुअली, है ना, जोड़ता है। रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवांत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है, ठीक है। ये अभी की बात नहीं बोला, ये पहले के टाइम में बोल रहे हैं, है ना, आधुनिक युग की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहे हैं। रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों, दुनिया है, वर्ल्ड है ना, उसके दूर दूर भाग है ना, अलग अलग पार्ट है ना। आधुनिक युग से पहले के जीवांत व्यापार कैसे मतलब बिजनेस होते थे, और संस्कृति कैसे मतलब एक दूसरे की मतलब हम संस्कृति एक्सचेंज करते थे, उस पर आधारित है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एशिया के साथ में यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इन मार्गों पर जो रास्ते हैं, इनमें क्या था, जो चीन का सिल्क था ना, उसका व्यापार मेन मतलब प्रोडक्ट यही था, तभी तो सिल्क रोड बोलते हैं उसको। सिल्क था ना, रेशम मार्ग क्यों बोलते, क्योंकि रेशम का, चीन का रेशम मतलब उसमें का बिजनेस होता था। इससे पश्चिमी यूरोप देशों में निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करता था चाइना। कहां पे? पश्चिमी यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन, है ना, कंट्रीज में, है ना। व्यापार बेहद लाभदायक था, बहुत ज्यादा फायदा होता था चीन को इसमें, है ना, बहुत ज्यादा फायदेमंद बिजनेस था। अंततः इस मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग हो गया। समझ में आया? नाम उसी पर रखते थे ना, यार इस रास्ते से रेशम जाता है तो इसको रेशम का मार्ग बोल दो, समझ आए कुछ। सिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पोटरी ले जाते थे, और इसे रास्ते से भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचाते थे। ये तो जाता ही था, साथ में इंडिया का क्या जाता था? कपड़े जाते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, फिर वहां से आते समय क्या लाते थे वो? सोना चांदी, महंगी चीजें लाते थे, ठीक है।
अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ पर, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? ठीक है, ब्रेटन वुड्स। तो देखो ब्रेटन वुड्स समझौता एक विचार है ना, जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया। ठीक है, ये क्या है? एक विचार है, थॉट है ना, और जिसे किसने? औद्योगिक देशों ने, ऐसे कंट्रीज, दो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज जिनके पास है, ऐसी कंट्रीज ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से क्या करा? सहमति बनाई, आम, हमने अपने मुंह मिलाया। इसमें क्यों बनाई? युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई, युद्ध के बाद पैसों की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? युद्ध होगा तो उसमें कैसे आप मतलब आर्थिक भरपाई करोगे, और राशि का संचय कैसे स्थिर रहेगा, कि जो पैसा है वो कैसे मतलब कंट्रोल में रहेगा, कैसे मतलब एक लिमिट रहेगी पैसों की, है ना, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। ठीक है, जब युद्ध होता है तो कैसे मतलब स्थिति मतलब आप कंट्रोल में रखोगे, पैसों की जो कमी है ना, तो युद्ध के बाद असली पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घायल होते हैं, तहस नहस हुआ होता है, मकान सबके जल रहे होते हैं, जो खाने का सामान होता है सब मतलब उड़ चुका होता है, जो आपका प्रतिद्वंदी होता है ना, जो आपका दुश्मन होता है, सबसे पहले आपके खाने के टैंकों में हमला करता है, जहाँ पर आपका खाना के मतलब स्टोरेज है ना, वहीं पर हमला कर देगा सबसे पहले। क्यों? बिना खाए कैसे लड़ेगा, समझ लो, तो खाने के वहाँ पर ज़्यादा अटैक करता है सबसे पहले। तो युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई, आर्थिक कैसे भरपाई करेंगे, और राशि का संचय कैसे स्थिर रहेगा, लिमिट जो पैसे की होती है वो कैसे कंट्रोल में रहेगी, ये चीज़ों पर उन्होंने रणनीति बनाई, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। तो याद रखना, हम अभी देखते हैं कभी भी युद्ध होता है कहीं पर तो हमारे रेट क्या हो जाते हैं? ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो आपने सुना होगा यार, देखो तेल वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए थे, समझो, जो 2-2 हज़ार का मिल रहा था वो 2800 में कर दिया था, कर देते नहीं कर देता। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि वहां से मतलब लिंक है इसका, पर ये अपने उससे कि होगा रेट बढ़ेंगे तो अपने आप मतलब रेट ऊपर कर देते हैं, ऐसा भी रीजन रहता है। लोकल जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने आप भी कर देते हैं कई बार, और वहां से डायरेक्ट लिंक है तो तब तो 100% बढ़नी ही है। अरे वो देश तुमको एक्सपोर्ट करेगा या युद्ध में अपने देश को बचाएगा? पहले तो अपने देश को बचाएगा ना, युद्ध लड़ेगा वो, क्यों तुमको एक्सपोर्ट करेगा वो आइटम्स? ये चीज़ें होती हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिति अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्लियर है? अब देखो हमारे टाइम में ये क्वेश्चन आया था भाई, समूह 77, ग्रुप 77 का क्वेश्चन आया था हमारे टाइम में। ये क्या है पूछा, समूह 77 के देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की? ठीक है, तो देखिए G77 विकासशील देशों का एक समूह है ना, डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है ये, है ना। विकासशील एक विकसित होता है, एक विकासशील होता है। ठीक है, जैसे इंडिया विकासशील है ना, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है ना, और जो यूएसए वगैरह होती है वो डेवलप्ड है, अमेरिका वगैरह क्या है, विकसित है ना। तो G77 विकासशील देशों का एक समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोष और विश्व बैंक। ठीक है, ब्रेटन वुड्स के दोहरे समझौते के कारण उत्पन्न अवरोधों के फलस्वरूप इसे ब्रिटिश वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया कहा गया है। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, वो जो मॉनिटरिंग फंड है ना, इंटरनेशनल, है ना, और विश्व बैंक है, वर्ल्ड मतलब बैंक है जो, है ना, इसने क्या किया है, असंतोषजनक सेवाओं के कारण इन्होंने ना मतलब जिस मुताबिक इनको अपनी सर्विस देनी थी उस मुताबिक देनी। इनका क्या काम है, इनका मेन ये रहता है कि ये विकसित देशों को तो ध्यान देते हैं, विकासशील देशों पर इतना ध्यान नहीं देते, है ना। वो सोचते हैं ये पैसे लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे करके। आप पैसा उसी को दोगे ना जिसको भरोसा हो तुमको, किसी को भी दे दोगे पैसा, तो ये चीज़ें तो इनका मतलब असंतोषजनक सेवाएं थी। नव स्वतंत्र जो नए नए आज़ाद हुए थे देश G77, है ना, उन्होंने गठन किया इसका फिर, और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो क्वेश्चन है, गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन किन देशों में भेजा गया, इनके प्रमुख समस्याएं क्या थी? गिरमिटिया बोले तो ऐसा समझो मतलब जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, तो श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीपों जैसे कि मॉरिशस, फिजी भेजा गया। ठीक है, तमिल प्रवासी शिलोना और मलाया जाकर कार्य करते थे। ठीक है, तो इसमें समस्या क्या आती थी इनको, चले तो गए, अब क्या हो रहा है देखो, नई जगह की जीवन और कार्य स्थिति कठोर थी। दूसरा क्या था, श्रमिकों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था, ले तो गए यहाँ पर से, तो वहाँ पर कोई अधिकार नहीं था उनके पास कानूनी, है ना।
एजेंटों का अत्याचार अधिक था। जो एजेंट ले जाते थे वहां पर अत्याचार करते थे उनके सामने, बहुत काम करवाते थे वो। यहाँ पर तो तनख्वाह ज़्यादा बता देते थे, वहाँ पर फिर कम देते थे। यहाँ बताएंगे भाई तुम तो भाई तुमको कोट पैंट पहना के बढ़िया काम करवाएंगे, वहाँ दे देते थे लो पकड़ो झाड़ू, लो पकड़ो डस्टर, करो सफाई यहाँ की। समझ लो, सच में ऐसा होता है, एजेंटों के थ्रू ना दिक्कत होती है भाई। वो गिरमिटिया श्रमिकों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है, कोई आज़ादी नहीं थी उनको। समझ में आया? अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभाव का उल्लेख कीजिए, है ना। रिंडरपेस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पशुओं की बीमारी है ना ये। जमीन और मवेशी अफ्रीका लोगों की आय के प्रमुख स्रोत थे, ठीक है। तो एक जमीन हो गई, लैंड हो गई, है ना, दूसरा मवेशी हो गए, है ना, जो भी मतलब एनिमल्स होते हैं ना। अफ्रीका के जो लोग हैं ना, उनके इनकम के जो मेन सोर्स थे ये दोनों। जब यूरोपियनों ने अफ्रीकी लोगों को श्रमिक बनाना चाहे, यूरोप की कंट्री के लोग थे ना, उन्होंने अफ्रीका के लोगों को क्या बनाना चाहे? श्रमिक, है ना। श्रमिक मतलब बोले तो कोई वर्कर बनाना चाहे ना अपना, हाँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया भाई? क्योंकि उनके पास जमीन है, उनके पास मवेशी है, जानवर है, वो अपना आय खुद कर सकते हैं, तो क्यों मतलब किसके अंडर में काम करेंगे? रिंडरपेस्ट पशुओं का एक रोग था जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया, है ना। रिंडरपेस्ट किसका रोग है? पशुओं का, एनिमल्स का, है ना, एक डिजीज है जो अफ्रीका के पशुओं में फैल गया। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% ना मवेशी मौत का शिकार हो गए, 90% जानवर मतलब मर गए। पशुओं के मारे जाने की से अफ्रीका के रोजी रोटी के साधन क्या हो गए? नष्ट हो गए। सोचो ना, 90% अगर तुम्हारे डैमेज हो गए, सोचो 100 पशु पालक हैं तुमने, उसमें से 90 मर गए, तो 90% का मतलब ये तो हुआ 10% बचे हैं बस, तो क्या हो जाएगा? रोजी रोटी का संकट आएगा नहीं आएगा बताओ? सत्ता को और सुदृढ़ करने तथा अफ्रीका को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के बागान मालिक, खान मालिक और औपनिवेशिक संस्कारों ने बचे हुए मवेशी अपने कंट्रोल में ले लिए। वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने अंडर में ले लिए बचे हुए मवेशी। इस प्रकार बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरी अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने के लिए सुनहरा अवसर मिल गया, बोल रहा है। अब देखो, आर्थिक मंदी के बारे में क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। इसके परिणाम सुन लेते हैं हम, है ना। क्या फर्क पड़ता है अगर आर्थिक मंदी आती है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये समझो, है ना। देखो, विश्व के लगभग सभी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचता है। ऐसे कंट्रीज जहां पर पूंजीवादी के अकॉर्डिंग मतलब चलता है, पैसों के हिसाब से, मतलब जो भी मतलब कंट्रीज मतलब चलती हैं, है ना, मतलब वो किसी के अंडर में रहती हैं, कहने का मतलब ये है ना, वहां पर मतलब ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप यूरोप में फांसीवादी शक्तियां जोर पकड़ने लगी। माल की खपत न होने के कारण अनेक कारखाने बंद हो गए। देखो सोचो ना, आपकी इनकम मान लेते हैं, अभी इनकम आपकी मान लेते हैं 20,000 रुपये, है ना, और आपकी इनकम एकदम जीरो हो जाती है, तो क्या करोगे भाई? अभी नौकरी छूट जाती है, क्या होगा? आप वो जो बचे हुए पैसे हैं ना, उनमें बड़ा सोच समझ के कदम लोगे आप। फिर मतलब जैसे कि सुबह नाश्ता है, दिन भर लंच है, रात को डिनर है ना, तो उनको ना सोच समझ के मतलब वो करोगे, है ना। जैसे एक टाइम आपको खाना मतलब वो करना पड़े, एक टाइम नहीं खाओ तुम, है, वो टाइमिंग मतलब नाश्ते और लंच को मिक्स करके मतलब 10-11 बजे एक ही टाइम खाओ, ऐसा हो सकता है। और खाने में भी मतलब जो मतलब बिल्कुल, है ना, मटर पनीर वगैरह की जगह में हो सकता है हल्का हल्का थोड़ा नीचे नीचे आके, किसी दिन दाल किसी दिन कड़ी में आ रखे हो, मतलब सस्ती चीज़ें मतलब वो करोगे। और चावल भी मतलब बहुत ज़्यादा बासमती चावल मतलब वो न करके नॉर्मल चावल जो सस्ते वाले आते हैं 30 रुपये 35 रुपये किलो, वो खा रहे हो, है ना, 150 रुपये किलो वाले नहीं खा रहे हो, समझ लो। और साथ में रायता अचार वगैरह वो फिर कम, सलाद वगैरह वो कम करोगे, फिर यहाँ मतलब बंदी करना पड़ सकता है, क्योंकि तुमको पता है ना उतना ही पैसा है भाई, नौकरी है नहीं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो माल की खपत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और अनेक कारखाने क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। वस्तुओं की मांग घट जाने से अनेक वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है। अब देखो, डिमांड कम होगी तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा ना, एक दूसरे से लिंक है नहीं है दोनों। अनेक कारखाने बंद हो जाने के कारण विश्व के लगभग 8 करोड़ श्रमिक बेरोजगार हो गए। 8 करोड़ मतलब जो मजदूर थे ना, वो क्या हो गए? बेरोजगार। नौकरी, कंपनी में काम नहीं होगा तो नौकरी से निकालेगी कंपनी, और नौकरी से निकालेगी तो बेचारा मार चलेगा ना फिर महंगाई की। आर्थिक मंदी से निर्धनता में अत्यधिक वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? गरीबी आ जाती है उससे, ठीक है।